अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। बिल्कुल जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि फ्री आटा दिया जाएगा, तो बिल्कुल जी, अभी तक कहा यही जा रहा है कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट का दावा है कि वो फ्री आटा दे चुके हैं। पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक जगह की नहीं। लेकिन उसमें कई लोगों की अभी तक जानें जा चुकी हैं और वहां पर एक भगदड़ सी मच जाती है, एक हंगामा हो जाता है, लूट मार का दफा समा बन जाता है। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब गवर्नमेंट हर गरीब के घर में बिजली का बिल भेज सकती है, गैस का बिल भेज सकती है, तो फिर आटे का थैला क्यों नहीं। और आटे के थैले के लिए लोगों को इस तरह से लाइन में लगकर खड़े होकर, और इसके अलावा ये कि जो वहां पे एक एक दूसरे को से आगे निकलने के चक्कर में जो धक्कम धक्की होती है, और वो सब कुछ जो होता है, एक दूसरे को पुश किया जाता है कि हम किसी तरीके से पहले थैला ले लें, उस चक्कर में जो है बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और कई लोगों की अभी तक जाने जा चुकी हैं। साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जी जो भी आटा लेने के लिए आएगा वो अपने घर का बिजली का बिल या गैस का बिल, कोई ना कोई यूटिलिटी बिल लेकर आए, ताकि पता लगे कि जी ये पहली बार आई हैं और ये हकदार हैं, इनको आटा मिलना चाहिए, या ये कोई पैसे वाले हैं जो भेस बदल कर आ गए। लेकिन खैर, गवर्नमेंट बड़े दूर की सोचती है, तो बिल्कुल उसको सोचना चाहिए और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि कुछ थोड़ा सा निजाम बेहतर होना चाहिए, जिससे कि लोगों की जाने ना जाए और लोगों को परेशानी ना हो। साथ साथ जी ये भी बताया जा रहा है कि जहां जहां पर फ्री आटा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, जो सेंटर्स बनाए गए हैं जहां से फ्री आटा मिलेगा, वो 24 घंटे खुले रहेंगे। यानी कि किसी वक्त भी जाकर और वहां से आटा लिया जा सकता है। उसके कोई ऑफिस आवर्स या वो टाइमिंग्स नहीं रखे। गवर्नमेंट ने कहा है कि जी ये जो सेंटर्स है आटा जहाँ से फ्री बांटा जा रहा है, वो जी 24 घंटे काम करेंगे और लोगों तक आटा पहुंचाएंगे। खैर, देखते हैं कि ये चीज कहाँ तक चलती है और क्या इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की है कि लोगों की मदद कर दी जाए। ये और बात है कि जब मैं वीडियो नहीं बनाती किसी दिन, तो लोग मुझे मैसेज करना शुरू कर देते हैं, क्या आप क्या आटे की लाइन में चली गई थी जो वीडियो नहीं आई। तो मैं बता दूं कि जी इतनी सी आधी रोटी मैं खाती हूँ, तो उसके लिए मेरे घर में आटा है और मुझे लाइन में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग तो बस फौरन कहीं से कहीं पहुंच जाया करें। बहरहाल, हम चलेंगे आगे और अगली न्यूज हम आपको बताएंगे आईएमएफ की। आईएमएफ ने जी अभी तक जो है पाकिस्तान को फंड नहीं दिया है। एक हम कंडीशन उनकी पूरी करते हैं तो वो हमें दूसरी बता देते हैं, दूसरी करते हैं तो वो तीसरी बता देते हैं, और इसी तरीके से मामला चलता जा रहा है। आईएमएफ का कहना है पाकिस्तान अपनी आर्मी को जो है वो भी, यानी कि उनमें उनको जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, जो एक्स्ट्रा उनके ऊपर खर्चे किए जाते हैं आर्मी के ऊपर, वो कम करे, आर्मी का बजट कम करे। साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने कहा है कि जी ये मिसाइल और वो मिसाइल और वो मिसाइल जो है उसको आप ना बनाइए या कम कीजिए। अब उसके लिए इसाक डार साहब ने जी सेनेट में खड़े होकर कह तो दिया है कि नहीं जी, हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, मगर असल बात यह है कि हमें तो कोई भी डिक्टेशन दे सकता है, हम किसी से भी डिक्टेशन ले लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात थी ही नहीं, अगर न्यूक्लियर एसिड्स के बारे में बात की ही नहीं गई थी, अगर मिसाइल्स के बारे में किसी किस्म की कंडीशंस आईएमएफ की तरफ से आई ही नहीं थी, तो फिर ये बात कहाँ से निकली। जाहिर है कोई बात थी तभी निकली होगी ना। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि जी आईएमएफ को कहा गया है कि आप जी थोड़ी मेहरबानी कर दें, और उन्होंने साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 रुपीज जो पेट्रोल में कम कर रही थी गवर्नमेंट, वो भी उन्होंने फैसला वापस ले लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि जी हमारे से पूछे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब जी होगा क्या, क्योंकि अभी तक तो आईएमएफ ने जो 1.1 बिलियन डॉलर्स देने थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। हाँ, चाइना से कुछ पैसे जरूर हमने ले लिए हैं और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है, मगर आगे क्या होगा उसके लिए जी एक साफ सामने आए हैं पाकिस्तान से। और ये है जी जो एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के यानी कि एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है मलिक बोस्तान। इनका कहना है कि जी ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 1 बिलियन डॉलर दे सकते हैं हर हर महीने, यानी मंथली बेसिस पे
ये तकरीबन 2 साल तक ये प्रोवाइड कर सकते हैं $1 बिलियन। तो भाई इसमें फिर ना करने वाली कौन सी बात है, जल्दी जल्दी पकड़ लीजिए, गवर्नमेंट को यही चाहिए। और जाहिर है कि ये एक्सचेंज कंपनी के मालिक हैं और चेयरमैन हैं, तो इनके पास वो सोर्सेज होंगे जिससे कि ये डॉलर्स जो है वो मुल्क में ला सकेंगे। अब पाकिस्तान के अलावा सुनने में यही है कि कुछ कंट्रीज और हैं जिन्होंने इस तरह की जो है वो जुगाड़ लगाई थी, इस किस्म की तरकीब इस्तेमाल की थी, और जब उन्हें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था तो अब मलिक बोस्तान ने ये ऑफर की है गवर्नमेंट को। और अब देखते हैं कि किस तरह से जो है वो इस चीज को लेकर चलती है गवर्नमेंट, और इनको इनके साथ बातचीत करती है, आगे बढ़ती है या नहीं करती। बहरहाल हम आपको अगली न्यूज की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखेंगे। एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कौन है? वो कांस्टेंट कौन है जनाब स्पीकर? वो इमरान खान नियाजी है। इस क्रिकेटर को हमारा इस्टेब्लिशमेंट ने जो सियासत में लेकर आया। 30 साल में पाकिस्तान के अवाम का पैसा, पाकिस्तान के इदारे इस जुर्म में शामिल थे कि वो एक फ्रैंकनस्टाइन बना रहे थे। ये हर वक्त होता है जनाब स्पीकर। कुछ आइंस्टाइन्स हमारे इदारे में बैठते हैं, इस मुल्क के फैसले करते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाते हैं, और आखिरकार वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हम सबके गले पर जाते हैं। जी, ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी, और उनका कहना था कि इदारे यानी कि आर्मी और एजेंसीज पाकिस्तान में हमेशा से सियासत में इन्वॉल्व रही हैं, और 30 साल से वो इमरान खान नामी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। और उसके बाद इदारों में बैठे हुए लोग, उन्होंने बल्कि आगे जो बात की थी उसमें नाम भी लिए थे। जनरल शुजा पाशा का नाम लिया था, उसके अलावा जनरल जहीरुद्दीन इस्लाम का नाम लिया था, जहीरुल इस्लाम का नाम लिया, और फैज हमीद, इनकी भी बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और उनका यही कहना था कि ये लोग लेकर आए इमरान खान, और प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया। 30 साल इमरान खान को सिखाया पढ़ाया गया, ट्रेनिंग दी गई, और लाने वाले हमीद गुल, वो भी फौजी, और इस तरह से इन फौजियों ने मिलकर, यानी कि पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूं, ये 3 लोग आप देख सकते हैं। सबसे पीछे जो जिनकी एक आंख नजर आ रही है, ये जी शुजा पाशा है। उनके आगे जो है आप सब जानते ही हैं, वो है पिछवाड़े में जिनके शू, जी हाँ, फैज अमीन। और सबसे आगे खड़े हैं जनरल जहीरुल इस्लाम। इनके बारे में कहा जाता है, बल्कि कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि इन लोगों ने मिलकर जो है वो इमरान खान को लॉन्च किया, और उसके बाद जिस तरह से इकोनॉमी और सब चीजें खराब हुई मुल्क की, वो सभी के सामने है। और लाने वाले था हमीद गुल। जी हाँ, ये एजेंसीज और आर्मी और आईएसआई ये हमेशा से सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं, और जाहिर है कि इसी तरीके से खाने कमाने को भी इनको मिला। और अब अच्छी बात ये है कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान खुद जो नहीं, उसी एजेंसी उसी फौज के लाए हुए हैं, इमरान खान भी बात करने लगे हैं, और इनके नाम लेने लगे हैं सियासत में इन्वॉल्वमेंट की। बल्कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी असेंबली में खड़े होकर ये बात की है। लेकिन क्या इस तरह की बातें करने से, इस तरह के नाम लेने से, ये लोग यानी एजेंसीज वगैरह जो है, जो हमेशा से इन्वॉल्व रही है पाकिस्तान की सियासत में, जो नहीं होना चाहिए था, क्या ये लोग बाहर की तरफ जाएंगे? क्या ये लोग अपनी ये जो इंटरफेरेंस है इसको बंद करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे तो नहीं आता। अब मैंने तो हर बात बताने का ठेका नहीं लिया ना आप लोगों का, अपना दिमाग भी लड़ा लिया करें कभी, हर चीज मुझसे ही सुनना क्यों चाहते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, आप तो इधर उधर की बातों में लगा देते हैं। बात हम करेंगे जी बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि आज रिटायर्ड जजेस का एक पैनल जो था वो इमरान खान से मिला, और उन्होंने जी इमरान खान को से ये कहा है कि जी वो इमरान खान के साथ होंगे, और इमरान खान की को सपोर्ट का यकीन दिलाया है। यानी कि रिटायर्ड जजेस ने, यानी पहले रिटायर्ड फौजी क्या कम थे, कि अब रिटायर्ड जजेस भी इमरान खान के पास पहुंच गए। और उनका कहना ये है
कि जी वो इमरान खान का साथ देंगे और इमरान खान के साथ उन्होंने खड़े रहने का फैसला किया है। बैठ भी सकते हैं मगर ये कि उन्होंने कहा हम खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ। बहरहाल अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जितने भी जजेस लगे हुए हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि किसी की वाइफ तो किसी की बेटी तो किसी की कोई जो रिलेटिव्स है और फीमेल रिलेटिव्स उनको इमरान खान बहुत हैंडसम लगते हैं, उन्हें इमरान खान साहब बहुत हॉट लगते हैं। तो उनका ख्याल है कि वही लोग सिफारिश करते हैं इन मतलब एजेंसी वालों को भी और इन जजेस को भी कि इमरान खान का साथ दें। अब सही फैसला कब होगा? सही फैसला तभी हो सकेगा जब ऐसे जजेस रखे जाएं जो सिंगल हो, जिनकी शादियां ही ना हुई हो या कम से कम जिनकी बीवियां भाग गई हो। ऐसा 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 मुझे लगता, सॉरी ये ऐसा काट देना। अच्छा, तो मुझे लगता है कि तभी कोई फैसला सही हो पाएगा। बाकी तो जितनी फीमेल्स पाकिस्तान में दो चार को छोड़ के सबको इमरान खान साहब पता नहीं क्यों बहुत हैंडसम लगते हैं। खैर कभी थे भी अपने जमाने में जब क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन वो टाइम तो चला गया। लेकिन बहरहाल खान साहब को अभी तक लोग यही मानते हैं। हम जी अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और अगली न्यूज हम बात करेंगे इंडिया से। जी हाँ, इंडिया से, और वो भी मीडिया से। इंडियन मीडिया यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप ने जी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एंकर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। इस एंकर का नाम है जी सना। और इनके बारे में इसके बारे में यानी इनका बोलूं उसका बोलूं समझ नहीं आ रही कुछ मुझे। तो खैर इनके बारे में कहा जाता है कि जी ये एजलेस होंगी, बहुत गॉर्जियस हैं, एजलेस हैं, टाइमलेस हैं और कई मल्टी मतलब कई सेवरल जो उनको कहना चाहिए कि आर्ट्स आते हैं और बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें वो न्यूज़ पढ़ेंगी और अपडेट रखेंगी। और मजे की बात ये कि अगर इस किस्म के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई। मैंने कहा पता नहीं क्या लफड़ा है। तो मैंने फिर अपने एक इंडियन दोस्त को फोन किया। मैंने कहा ये क्या करे तुम लोग? तो वो कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट, ठीक है, ये एक रोबोट होगा और ये पूरा कंट्रोल में होंगी। तो जाहिर है कि जब रोबोट है तो फिर ना तो उनके मतलब ब्यूटी को कुछ होना है, ना उनके फिगर को कुछ होना है, उन्होंने तो पकौड़े खाने नहीं है और ना ही कोई और प्रॉब्लम होनी है। और साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती होंगी, जाहिर जो फीड कर दी गई होंगी उन लैंग्वेजेस में आपको जो है वो अपडेट भी मिला करेगी। और इससे पहले इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एंकर जो है वो जी चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया था। और अब हमने सुना है यानी जो न्यूज आई है वो ये है कि जी इंडिया में इंडिया टुडे और आज तक जो चैनल है वहां पर ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वैसे तो चले अच्छी बात है, अच्छा किया है, लेकिन इससे एक बात का जरूर एहसास होता है, वो ये कि जो असल में इंसान है, जो हमारे जैसे ना मतलब हम लोग जो जिंदा सलामत इंसान है, लोगों की कमी होती जा रही है। यदि उनकी कहना चाहिए उनको जॉब्स की कमी हो जाएगी। जो असल में इंसान है उनकी जरूरत कम पड़ा करेगी अगर इसी तरह से हर कोई जो है वो रोबोट्स या मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करके एंकर और हर काम के लिए रख लेंगे। तो फिर जो असल इंसान है, जो हम हमारे जैसे होते हैं ना, जैसे हमसे गलतियां भी होती हैं, हमसे लाइव शोज में भी गलतियां होती हैं जो कि हर इंसान से हो जाती हैं। हम तो खैर रिकॉर्डिंग में भी मोंगियां मार लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात सारी ये है कि जो असल इंसान है तो उनके लिए क्या होगा अगर यही सब रिप्लेस करते चले गए। तो फिर इंसानों के लिए जरूरत कम हो जाएगी, इंसानों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा? ये जो खाला जी बुआ जी ये जो आ जाएंगी, नाम इनका जी सना रखा गया है। तो खैर वैसे तो अच्छा है, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से, इसलिए कि जो चीज इंसान कर सकता है बहरहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन नहीं कर सकती। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए और इस बात को हमें इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए कि इंसानों की जरूरत नहीं। मतलब एक तरह तो हमारी आबादी जो है इंडिया की जो है वो चाइना को भी क्रॉस करने वाली है। और साथ साथ आप इस किस्म की चीजें भी निकालते जा रहे हैं कि जिससे कि उनकी जरूरत ही ना रहे इंसानों की। मगर खैर मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बोलूं। लेकिन बहरहाल कुछ सोच के ही बनाया गया होगा। मगर खैर मुझे तो यही लगा कि अगर इस तरह की चीजें आनी शुरू हो गई मार्केट में, जाहिर है मार्केट में मिला करेंगी ना, तो फिर तो जो असल इंसान है उनकी अहमियत कम हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। खैर ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना है। हो सकता है कि जिन लोगों ने ये लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, उनका कुछ और सोचना हो, वो हो सकता है मुझसे बेहतर सोच रहे हो।
लेकिन भारत, मुझे जो लगा मैंने तो बता दिया, अब आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। भारत, हम चलते हैं जी एक और वीडियो की तरफ और फिर बात करते हैं। मैं हूं पठान, पैदा हुआ हूं पंजाब में और मेरी 500 साल से खानदान पंजाब में थे। वालिद का जो खानदान है वो न्याजी है, वो हमेशा मियां वाली के में रहा है। वालदा की जो 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 सारी फैमिली थी वो हिंदुस्तान में थी। मैं क्या हूं फिर, आप बता दें मैं क्या। जी, खान साहब आप ढक्कन है, मतलब मुझे तो फिर यही समझ आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आपने जो अपना पूरा बताया, फैमिली ट्री बताई और जिस तरह से बताया, यहाँ रहे वहां रहे वहां रहे, तो उससे आपको समझ नहीं आ रही तो भला हमें क्या समझ आएगी कि आप क्या है। बहरहाल हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज हम आपको ये बताते चले कि जी एशिया कप जो हो रहा है उसके लिए भी इंडिया और पाकिस्तान में 36 का आंकड़ा हुआ है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान कह रहा है भारत को कि जी आप हमारे यहाँ के खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे, वो कह रहे हैं कहीं और चले जाएं, दुबई चले जाएं या कहीं और। लेकिन अभी तक ये सब कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है और मुसलसल ये चीज पे एक बहस होती जा रही है, मगर रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा। बात हम करेंगे जी आपके साथ नूर आलम खान साहब की। नूर आलम खान साहब का कहना है कि जी पहले इस हुकूमत से पहले, यानी जो इस वक्त गवर्नमेंट है उससे पहले ये साहब जो हैं ये जी चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है नूर आलम खान साहब। उनका कहना है कि जी पहले जो गवर्नमेंट थी और पहले जो आर्मी चीफ थे वो जबरदस्ती फोन करके और हमें जो है वो असेंबली में बुलाते थे और बिठा देते थे। मतलब एक तो सर आप आते नहीं थे, आप असेंबली में नहीं बैठते थे, अब आपको फोन करके डांटा पड़ के बिठा रहे थे तो अब आपको वो भी बुरा लग रहा है। मतलब नूर आलम खान साहब का कहना मैं बताती हूँ कि ये है कि जी पहले उनका दिल नहीं करता था असेंबली में आने को, क्योंकि गवर्नमेंट का काम उन्हें पसंद नहीं था, तो फिर उसके बाद उनको भाई लोग कॉल करते थे और कहते थे ओ जी वहां जाके बैठ जाओ। तो अब ये है कि अब वो उनका कहने का मतलब ये है कि अब जो गवर्नमेंट आई है तो वो उससे खुश है और जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनके साथ भी उनको बहुत सारी जो है वो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा काम होगा, इसलिए अब उनको असेंबली में आना अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से तो यही कह रहे हैं, अगर कुछ और कह रहे हैं तो आप लोग जाने और आपका काम जाने, मुझे तो इतना ही समझ में आया। खैर हम चलते हैं एक और वीडियो की तरफ और फिर आपसे बात करते हैं। One place in Pakistan everyone should visit. One place in Pakistan. Um, One place in Pakistan, everyone. Assalamu alaikum. I'll have to come back to you on that. Okay. जी ये थे जुल्फी बुखारी साहब, जो जिनको टूरिज्म का डिपार्टमेंट इमरान खान साहब ने दिया था और उनसे कोई पूछ रहा था कि कोई एक जगह बता दें जहाँ पे हर पाकिस्तानी विजिट कर सकता है, तो वो बता ही नहीं पा रहे थे। उनको एक सिंगल जगह की समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी वो बता दें पाकिस्तान में जहाँ पे एवरी पाकिस्तानी शुड विजिट। और मेरे ख्याल टॉयलेट बोल देते अगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। टॉयलेट तो होता ही इंपॉर्टेंट है और हर पाकिस्तानी को जाना चाहिए, हर पाकिस्तानी जाता भी है। आजकल तो वैसे ही पकौड़े खा खा के सब जा रहे हैं। तो लेकिन खैर मेरा ख्याल है ये पकौड़े खाने से पहले का इंटरव्यू था, लेकिन बहरहाल जुल्फी बुखारी नहीं बता सके। और आप देख सकते हैं कि किस किस्म के हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं, किस किस्म के हमारे साथ लोग जो है वो काम करते रहे इमरान खान के टाइम में भी, जिनके पास जो डिपार्टमेंट था टूरिज्म का वो किसी को ये नहीं बता सकते कि पाकिस्तानी एक जगह कोई जहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो घूमने के लिए जाए या तो देखने के लिए जाए, वो एक सिंगल प्लेस भी वो बताने से कासिर थे और नहीं बता पा रहे थे और फिर कहते मैं वापस आता, मैं अभी सोच के वापस आता हूँ। तो जी इस किस्म के लोग जब मुल्क को चलाएंगे तो मुल्क का तो यही बैंड बजेगी ना जो इस वक्त बज रही है, क्योंकि जो काम आपको दिया गया है वो काम आपको आता ही नहीं है, तो इस वजह से ऐसा है। खैर हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। जी ये वीडियो आपने देखी, इसमें आपको ड्राई फ्रूट नजर आ रहे होंगे, खजूरें नजर आ रही होंगी और इसी तरह की चीजें थी और ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स थी और ये थी कहाँ थी, इजराइल में। जी हाँ, यहाँ से एक जो कहना चाहिए ताजिर है या एक जो काम करते हैं इस तरह के एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उन साहब ने पाकिस्तान से ये ड्राई फ्रूट और खजूरें और चीजें जो है वो इजराइल की मार्केट तक पहुंचा दी, यानी कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स तो इजराइल की मार्केट तक पहुंच गई। अब पाकिस्तानी कब इजराइल पहुंचेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि फिलहाल तो हमारे पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी हम कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ तक हम हर जगह इंडिया इंडिया सब जगह जा सकते हैं, लेकिन हम इजराइल नहीं जा सकते।
और ये पासपोर्ट में लिखा हुआ है। अब न जाने ये कब हटेगा, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि चाहे हमें इंडिया जाना हो, चाहे हमें इजराइल जाना हो, हम हर जगह जा सकें। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, बल्कि अगली वीडियो की तरफ। कमजोर नहीं है और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पे यकीन रखते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूं और सियालकोट के बॉर्डर पे जाके मैं तमाम हिंदू मार दूंगा और इंशाल्लाह जितने मैं मुसलमानों की मैं दफा कर सकता हूँ। ये हमारी पाक पत हमारी धरती है, हम अपनी धरती का दफा करना जानते हैं। अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको बता दूं, हिंदुओं अपना अपना सोच लो कि मैं तुम लोगों को निश्चित नबूद में मिला दूंगा। इंशाल्लाह जज्बा होना चाहिए। हम एक एक बंदा, हमारा पाकिस्तानी 22 करोड़ की आवाम अल्लाह के फजलों के उनके तमाम बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। ये मत समझना कि हम 22 करोड़ की आवाम है और 1.5 अरब की हैं, तो अल्लाह के फजलों करम से हमारे एक एक बंदे ने 72 हिंदू मारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, खुदाफिज। बॉर्डर पे जा रहा हूँ। अल्लाह के ये मत समझना कि हम लोग नहीं करें और मैं इंशाल्लाह अकेले भी करूंगा, अकेले भी करूंगा। जी, मुझे यकीन है कि इन सांप को गुद्दू बंदर पहुंचा दिया हुआ। पाकिस्तान में गुद्दू बंदर में जी सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, इसलिए मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इनको गुद्दू बंदर पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बात और जिस तरह की वीडियो ये बना रहे हैं, तो वो देखकर तो मुझे यही लगता है कि इनको वहां ही पहुंचा देना चाहिए और कहीं जाने के ये काबिल नहीं है। बहरहाल इस किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी पंजाब में एक इलाका है, वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च बना रही है और मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जी हम चर्च बना रहे हैं और चर्च पे जो है जब क्रॉस लगाने की बारी आई तो वहां के मुसलमान आ गए और उन्होंने कहा जी ये तो आप लगा ही क्यों नहीं सकते। उन्होंने कहा जी ये क्यों नहीं लगा सकते हम। उन्होंने कहा क्योंकि जी ये मुसलमानों का इलाका है, यहाँ पर आपने चर्च तो चलो बना लिया है, लेकिन ये है कि आप इसमें क्रॉस नहीं लगा सकते। तो वो ये कह रहे थे कि आप ये बताइए कि क्रॉस के बगैर चर्च कंप्लीट कैसे होगा। तो अब उन लोगों ने कहा होगा कि यकीनन कि ये तो हमारे सोचने की बात नहीं है, ये तो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन हाँ चर्च में आप जो है क्रॉस नहीं लगा सकते। ये हाल है यहाँ पर इन लोगों का। ऊपर से ये चले थे साहब एक बंदूक उठाकर और निकल पड़े और कहा कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन बहरहाल हम आपको, अगर भारत की बात कर रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि जी 2021 में भारत की जो टोटल एक्सपोर्ट थी वो थी तकरीबन 678 बिलियन की। ठीक है, डॉलर की बात कर रही हूं मैं, रुपीस की नहीं। यानी कि टोटल एक्सपोर्ट 678 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी इंडिया की, और पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट 2021 में थी 30.1 बिलियन डॉलर। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम तो दिल्ली के ऊपर चढ़ जाएंगे। खैर ऐसा तो होता ही है, लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। एक तो मोदी जी से मैं बड़ी तंग हूँ। कितनी बार मैंने अपने शोज में कहा, भी लास्ट साजिद तड़र वाले शो में भी हमने कहा कि जी साजिद तड़र साहब ने कहा भी कि जी अगर इंडिया हमें कुछ फंड्स दे दे तो हम फिर कश्मीर करना छोड़ देंगे। लेकिन पता नहीं मुझे मोदी जी को इस पे कोई जवाब नहीं देते। मुझे लगता है कि मेरा वीडियो उन तक पहुंच नहीं रहा। तो आप लोगों में से जो मोदी जी के साथ बातचीत में है या उनके जाहिर आसपास जो लोग होते हैं स्टाफ वगैरह या कोई तो होगा ना, तो उनको बताइए कि जी पाकिस्तान को आप कुछ फंड्स दे दीजिए। आजकल वैसे ही बड़ा पैसा आपके पास, यदि 5th नंबर पे तो आप पहुंच ही चुके हैं इकोनॉमी की, तो आप हमें दे दीजिए। तो कुछ पैसे देंगे तो हम लोग दुआएं करेंगे और आप लोग और तरक्की करेंगे। इसलिए कि वैसे भी मुसलमानों को ऊपर वाले ने काम करने से बचा के रखा हुआ है। आप देख लीजिए जो अरब कंट्रीज है उनके पास तेल है या फिर वो अपना टूरिज्म चलाते हैं यूएई वाले, और बाकी जो हमारे जैसे रह गए हम मांग तांग के गुजारा कर लेते हैं। बाकी आईटी एक्सपर्ट्स निकालने हैं, डॉक्टर्स निकालने हैं, इंजीनियर्स निकालने हैं, पायलट निकालने हैं, और या कोई भी इस तरह का जो काम है जिसमें थोड़ा बहुत भी एजुकेशन चाहिए होती है या दिमाग खर्च होता है, वो सारे काम जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज कर रही है। कभी चाइना, कभी इंडिया, कभी जर्मनी, कभी अमेरिका और कभी कनाडा और कभी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज वो काम कर रहे हैं। तो हम बस, हमें ऊपर वाले ने कहा है तुम लोग सिर्फ मांगो तांगो, और तेल में भी हो सकता है कभी निकल ही आए। हम लोग कोशिशें तो कर रहे हैं, फिलहाल तो पब्लिक का तेल निकाल रही है
गवर्नमेंट हमारी, यानी कि जिस तरह से टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं कि किसी तरीके से IMF वाले पैसे दे दें, उसके पीछे फिलहाल तो गवर्नमेंट जो है वो आम पब्लिक का तेल निकाल रही है, लेकिन उसका कोई ये मतलब ना लेके वो तेल हम बेच भी सकते हैं। अरे उससे मुझे कुछ और बात याद आई, तेल से मुझे याद आया कि जी रशिया से जो है वो हमें जापान ने ऑफर की है कि जी रशिया से तेल लेकर उन्होंने कहा है कि वो हमें दे देंगे। मतलब पता नहीं जापान वालों ने कौन सा नया धंधा शुरू किया है, लेकिन हाँ ये खबर मैंने कहीं पढ़ी थी कि ये कहा जा रहा है कि जी 35% डिस्काउंट पे रशियन ऑयल जो है वो जापान वाले हमें दे देंगे। अब देखते हैं जी क्या होता है। वैसे तो कोई कहानी मुझे समझ नहीं आई, आप लोगों को आ गई हो तो समझ लिएगा। मैंने ठेका थोड़ी लिया हर बात को ऐसे समझाने का कि खुद मुझे भी पता हो कि आखिर चले क्या रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है उसकी तरफ जी ये हुआ है कि अब नेशनल असेंबली में उसके लिए बिल मंजूर हुआ है कि जो हमारे नए वो आएंगे चीफ जस्टिस आएंगे वो अकेले कोई फैसला नहीं ले सकेंगे। कोई सो मोटो नोटिस वगैरह जो लिए जाते थे उसके लिए उनको पूरा एक बेंच जो है वो बिठाना पड़ेगा जजेस का, और उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो हो सकेगा या किसी केस को वो ले सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जी चीफ जस्टिस आए और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ऐसा करते ये केस ले लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब जी फुल बेंच बैठेगा और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जी कौन सा केस जो है उसके ऊपर अदालत ने सो मोटो लेना है, यानी कि खुद ही एक्शन ले लेना है, या कौन सा केस इस काबिल है और कौन सा नहीं है। पर हम देखते हैं एक और वीडियो। बात मैंने कही है उस पर कायम हूँ। मैंने चार दफा रिकॉर्डिंग में ये कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आसिफ जरदारी मुझे उजरती कातलों से मरवाना चाहता है, और यही बात मैंने इनको रिकॉर्ड कराई है जो इमरान खान ने 3-4 मरतबा कही। शेख साहब खान साहब के भी मना किया। खान साहब के बयानात जो है मैं बात कर रहा हूँ, खान साहब के बयानात जो है वो भी तब्दील होते जा रहे हैं। कभी जी ये थे शेख रशीद साहब जो कि आजकल बहुत एक्टिव हैं और उनका यही कहना है कि जी इलेक्शन हो जाने चाहिए, और उनका ये भी ख्याल है कि इलेक्शन हो गए तो शायद वो जीत भी जाए। ताबिई है उनका बेटा, और कद्दू शरीफ पका के उनके सामने लाया गया, तो बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं, तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है, तो बाप ने फरमाया बैठो बेटा। उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दी अपने बेटे। लोगों ने कहा क्या किया आपने? कहा ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की पसंद को नापसंद कह देते हैं, इसीलिए ये जहन्नमी है, इसका सर काटना मेरे लिए अजर और सवाब है, भले मेरा बेटा। जी आइंदा सब लोग ख्याल रखिए, अगर कद्दू किसी को नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद, तो आपने कहीं पब्लिकली ये नहीं कहना है कि जी आपको कद्दू नहीं पसंद है। आप खा लीजिए, साथ में कोई और चीज उसके मिला के खा लीजिए, लेकिन कभी ये मत कहिए कि जी कद्दू नहीं पसंद, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। खैर इमरान खान को देखकर बहुत से लोग तालिबान खान भी कहते हैं, और तालिबान ने कहा है कि जी वो ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में शरिया लाना चाहते हैं, और इसका मतलब ये है कि फिर भारत में भी शरिया लग जाएगी। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी तैयारी पकड़ लें, शाबाश। इसलिए कि अगर आप लोग ये खुश हो रहे हैं कि जी यहाँ पर जो है वो तालिबान आ रहे हैं या TTP वाले पाकिस्तान में आके बार बार अटैक कर रहे हैं, तो आप ज्यादा खुश मत होइए, इसलिए कि आपकी बारी भी आ सकती है। इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पर भी जो है वो तालिबान ना आए और किसी तरीके से हमारी भी जान बची रहे उनसे, तभी आप लोग भी आराम से रह पाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, जी हाँ, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, शाह महमूद कुरैशी, यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी, शाह साहब की दूसरी लगाओ ना, अहो ये पैसे पकड़ने वाली है। अच्छा खैर कोई बात नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी उनका कहना है कि जी मांग तांग कर हुकूमत कर रहे हैं, मैंडेट ना होने की वजह से कभी भी हम जो है वो अदालती रिफॉर्म्स नहीं ला सके, यानी कि ये खैर मांग तांग की इसलिए उन्होंने पिक्चर लगा दी होगी, ये वो वाला मांग तांग नहीं, ये तो शाह साहब जो है ना उनका मजार है, वो क्या बोलते हैं यार उसको, उनका मदरसा है जहाँ पे वो पैसे लेते हैं। हाँ जी, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि जी हम तो बहुत सी रिफॉर्म्स लाना चाहते थे जब अपनी गवर्नमेंट में थे, लेकिन क्योंकि मांगे तांगे की गवर्नमेंट थी इस वजह से हम कुछ कर नहीं सके। अब मांगे तांगे की गवर्नमेंट थी का क्या मतलब है पता नहीं, अब ये तो शाह साहब खुद ही बता सकते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। खैर मैं चलती हूँ आगे, और मैं आपको दिखाऊं, ये नदीम अंजुम साहब की तस्वीर है वैसे तो, जब वो अफगानिस्तान गए थे, और मुझे सिर्फ ये कहना था
कि सर कोई अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट देके बाल ही कटवा ले सर, अजीब से आपका हेयर स्टाइल मुझे कोई मजे का नहीं लग रहा, देखे ना। और अगर आपके पास कोई हेयर स्टाइलिस्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि मतलब कोई आपके बाल जो है वो काट दिए जाए, तो वो तो आपने एक वीडियो दिखाई थी ना मैंने आप लोगों को, वो जिसमें कोई अफगानिस्तान में गए चपेड़े मार मार के ना, तो बाल जो है वो, बाल कह रही हूँ, बाल काट रहा था उसके बिल्कुल। तो सर या फिर आप वहां से शायद इस वजह से आपने हेयर कट नहीं कराया होगा कि वो अफगानिस्तान वाले तो मतलब हेयर कट तो कर देते हैं लेकिन साथ साथ 2-4 चपेड़े भी मारते हैं। वो वीडियो में लगा दूंगी सर। मैं आपका बिल्कुल, मैं आपका बाय गॉड मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही, मैं एक बात कह रही हूँ, एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वहां से कभी आप ना हेयर कट मत करवाइएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ, तो आपको यकीन आ जाएगा। आप ये वीडियो देखिए सर, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको हेयर कट कहाँ से करवाने, क्योंकि सर ये हेयर कट ना मुझे का नहीं लग रहा। खैर छोड़िए। अच्छा, आपको वो वीडियो दिखाती हूँ। जी, मैं आपको बस यही बता रही थी सर कि आपने देखा कि अफगानिस्तान वाले तालिबान जो हैं, ये किस तरीके से हेयर कट करते हैं, तो आप वहां से कभी भी हेयर कट मत कराइएगा। बाकी जहां से मर्जी सर, हेयर कट आपका मसला है, आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो वैसे ही आइडिया दे रही थी कि सर वो आप ये ऐसा थोड़ा हेयर कट कराएंगे ना तो स्मार्ट लगेंगे। खैर इसका आप प्लीज 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 बुरा बिल्कुल नहीं मनाइएगा, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ सर, मैं तो कुछ भी कहती हूँ, मेरी बात का क्या मतलब, मेरी बात में तरह सीरियस क्या होना। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की। हमारे जो जी प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, उनका कहना है कि जी उनको जो है ना वो दूर दूर तक अक्टूबर में भी उनको इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अब इस पे क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब आरिफ अलवी साहब को अगर नजर नहीं आ रहे तो फिर इंसान क्या करे, फिर यही समझे कि जी इलेक्शन नहीं होने जा रहे। लेकिन पाकिस्तान में कुछ नजर आना जरूरी नहीं है, कभी कभी जो नजर नहीं आता वही हो जाता है और जो नजर आता है वो नहीं होता। मतलब समझ तो गए होंगे ना आप लोग, मतलब इतनी तो आप लोगों में अकल है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बिल्कुल आरिफ अलवी साहब ने कहा है, लेकिन साथ साथ सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन ये साथ साथ आरिफ अलवी साहब ने तो खैर कह दिया कि इलेक्शन उनको नजर नहीं आ रहे और अक्टूबर में भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि केपीके में 8 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे। जी हाँ, केपीके असेंबली में, जो कि इमरान खान की पहले गवर्नमेंट थी और उन्होंने वो असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, वहां के लिए बताया गया है कि जी इलेक्शंस जो है वो 8 अक्टूबर को होंगे। अब बाकी सारी मुल्क में कब होंगे ये तो खैर थोड़े दिनों में ये भी पता लग ही जाएगा। लेकिन फिलहाल आरिफ अलवी साहब का यही कहना है कि उनको नजर नहीं आ रहे। तो सर कोई बात नहीं, बहुत कुछ लाइफ में नजर नहीं आता मगर हो जाता है। तो अब यार अब ये सर की कौन सी तस्वीर लगा दी है। खैर आरिफ अलवी साहब की हम दूसरी पिक्चर लगा देंगे, इसको हम एडिट कर देंगे। हम यहाँ से चलते हैं और आपको, लेकिन ऐसे कहाँ चलते हैं, आज तो हमने बड़े दिनों के बाद भेजा फ्राई बनाया, तो हम आपको जी एक वीडियो और दिखाएंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि हम चलते हैं। 1000 रुपया तो अमीर आदमी का जिंदगी में तो कुछ नहीं करेगा, वो भूल ही जाएगा। लेकिन वो 1000 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी बच्चा के लिए, किसी वालदा के लिए उनका किस्मत तब्दील कर सकता। जी, ये थे बिलावल भुट्टो जो कह रहे थे कि 1000 से जो है किसी की ज़िंदगी बदली जा सकती है। कुछ दिन पहले जी एसेट्स भी डिक्लेयर किए गए मरियम नवाज़ की तरफ से और उसमें खैर कई करोड़ की उनकी जो है वो प्रॉपर्टी और उनका बैंक बैलेंस सब कुछ बताया गया। लेकिन साथ-साथ ये भी बताया गया है कि मरियम नवाज़ पे 2 करोड़ का लोन भी है, यानी 2 करोड़ का कर्जा ले रखा है मरियम नवाज़ शरीफ ने। तो मेरा ख्याल है कि फिर उनके घर पे 1-2 बोरी आटा भी भिजवा देना चाहिए। कि कमाल हो गया, जिनके पास तकरीबन 84 करोड़ तो कैश और बैंक में जो उन्होंने डिक्लेयर किया है वो है, उसके बाद 2 करोड़ उधार लेने की क्या जरूरत पड़ गई। मतलब कुछ भी यहाँ पर हो रहा होता है, कुछ भी बोल रहे होते हैं और वैसे खैर हैरत है। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी न्यूज है लेकिन हमने सोचा 1-2 दिन के बाद बताएंगे। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे जी सैटरडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मतलब भेजा फ्राई में, यार क्या हो गया आप लोगों को, भेजा फ्राई में सैटरडे को मैं मिलूंगी आपसे। बाकी शोज तो आते रहेंगे तो वो आप देखते रहिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम दुआ करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, और जल्दी सब ठीक होता हुआ भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।